नमस्कार। आज की वीडियो में समझते हैं गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश के कितने शासक हुए हैं उनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले कुतुब बिन ऐबक था, फिर इल्तुतमिश था, रजिया सुल्तान, बलबन, कई थे जो अलग अलग इनका शासन काल था। उनके क्रम वाइज समझेंगे उसको। कुतुब बिन ऐबक था, उसने मात्र 4 वर्ष तक राज किया था। यही गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था, जिसने 1206 से 1210 ईस्वी तक मात्र 4 साल तक शासन किया। इसके बाद इल्तुतमिश हुए, फिर रजिया सुल्तान, बलबन, आराम शाह, इन सब के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो मैंने यहाँ दिल्ली सल्तनत में पहले 5 राजा वो कौन कौन से थे, 5 राजवंश जो हुए थे, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये दिल्ली सल्तनत है, ठीक है ना। इसमें पहले नंबर पर गुलाम वंश आता है, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और फिर लोधी वंश। इन सब के बारे में समझेंगे। तो 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक का गुलाम वंश के बारे में यहाँ समझ रहे हैं। जो इल्तुतमिश था, कुतुब बिन ऐबक के बारे में मैंने कल की वीडियो में बताया है। अब इल्तुतमिश के बारे में समझते हैं। ऐबक का दामाद था, यानी कुतुब बिन ऐबक का दामाद था चंगेज खां। क्या कौन था चंगेज खां? मंगोलिया से चाइना होते हुए गोबी मरुस्थल पार करते बहुत सी परिस्थितियों को लांघते हुए भारत में आ धमका था। और तो उस समय में इल्तुतमिश का राज था भारत में। इल्तुतमिश आए हुए थे, यानी इन्होंने अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी जिस समय में ये आया था भारत में। तो ये कैसे आया था? ये जलालुद्दीन का जो एक राजकुमार था, जलालुद्दीन को पकड़ने के लिए ये भारत में आया था। और ये सिंध नदी को पार करते हुए, सिंधु नदी है जो, इसको पार करते हुए यहाँ तक आ पहुंचा था। जब जलालुद्दीन ने इल्तुतमिश से सहायता मांगी कि मुझे बचा लो, मंगोलिया के जो शासक था चंगेज खां, उससे बचा लो मुझे, लेकिन इल्तुतमिश ने इसकी सहायता नहीं की थी और इसको जवाब दे दिया था। उसने अपनी रक्षा स्वयं करनी पड़ी थी। दूसरी बात, अवध में भी मतलब इल्तुतमिश के काल में एक विद्रोह हुआ था, पृथु का विद्रोह, जो कि इल्तुतमिश के काल में हुआ था। उस विद्रोह को भी इसने दबा दिया था उस समय में। आगे समझते हैं। मंगोल आक्रमणकारी, मंगोलों ने जब मतलब कि ये उत्तर पश्चिमी ईरान वगैरह जो देश थे, इन पर भी इनके भी कुछ हिस्सों पर, सारे हिस्सों पर नहीं, कुछ हिस्सों पर अधिकार कर लिया था मंगोलों ने, उत्तर पश्चिमी हिस्सों पर। और ट्रांस ऑक्सियाना पर भी हमला किया था इसने, मंगोलों ने। और 4000 के लगभग ये मंगोल आए हुए थे, जिनको रोकने का काम कहीं ना कहीं अलाउद्दीन खिलजी ने भी किया था। और इसके कुछ शासक थे, उन्होंने भी अपने समय रहते, क्योंकि एक समय में तो आए नहीं होंगे, थोड़े थोड़े समय के बाद वो आते हैं, कभी बीच में समय तो होता होगा तो आते हैं, तो वो एक दूसरे की मदद नहीं करते थे। तो आगे समझते हैं। शमसुद्दीन इल्तुतमिश वास्तविक संस्थापक था। इसके बाद का, ऐबक के बाद का शासक दूसरे नंबर पे है ये इल्तुतमिश। तो 1211 से 1236 ईस्वी में इसने सत्ता स्थापित की थी और इसने कई अच्छे काम भी किए थे। कई मकबरे वगैरह बनवाए थे इसने, जैसे कि सुल्तानगढ़ दिल्ली में एक मकबरा बनाया था, मदरसा-ए-मुइज़ी इसका नाम है मदरसे का। बदायूं में नासिरी मदरसा बनवाया था, बदायूं उत्तर प्रदेश में। हौज ए सुल्तानी एक जलाशय है, जल से भरा हुआ, मतलब कि जलाशय बोलते हैं जैसे तालाब होता ना, इस तरह का कुछ बनाया हुआ था। वो कहाँ बनवाया था इसने? बदायूं में। फिर इसने कुछ सैन्य अभियान भी चलाए थे, मतलब कि जो भारत में एक से बढ़कर एक शासक थे, कहीं ना कहीं उनको कुचलने का काम इसने किया था। और वो किस प्रकार से इसने कुचला भारत के जो शासक थे, क्योंकि भारत में शासकों का एकता का अभाव था। वो एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे, लेकिन इकट्ठे होकर इनके विरुद्ध नहीं लड़े वो। तो एक एक करके इन्होंने उनको पछाड़ दिया। और वो कैसे, अपने अपने समय में समझते हैं इनको। तो जो चित्तौड़ है, ठीक है ना, चित्तौड़ कहाँ? राजस्थान में पड़ता है चित्तौड़गढ़। तो यहाँ 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन ने एक युद्ध किया, किसके साथ? राणा रतन सिंह के खिलाफ युद्ध लड़ा गया। और युद्ध में राणा रतन सिंह हार गए थे और इन्होंने चित्तौड़गढ़ पर हमला करके अपने अधीन कर लिया और उसको नाम बदल दिया। जिस तरह आज प्रयागराज नाम बदला है इलाहाबाद का, इसी तरह इन्होंने चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया था। तो मालवा पर 1305 ईस्वी में ये उसके ही सैनिक थे, इल्तुतमिश के।
आइनू मुल्क नाम था इसका, और इसने महलक देव के साथ युद्ध किया था। अब महलक देव जो शासक था भारत का, उसको भी अपने कब्जे में ले लिया इन्होंने। फिर क्या हुआ, देवगिरी देवगिरी पे 1307 में मलिक काफूर, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, उसने यहाँ चढ़ाई कर दी। तो युद्ध किसके साथ था, रामचंद्र देव था जो भारतीय शासक था, उसके साथ उसका युद्ध हुआ था। फिर सिवाना में इसने हमला किया 1308 ईस्वी में, और युद्ध करने वाला उसी का कोई सैनिक था अलाउद्दीन का, तो उसका नाम था कमालुद्दीन गुर्ग, और उसने शीतल देव जो राजा था उनके विरुद्ध युद्ध लड़ा था, और अब एक और शासक को अपने कब्जे में कर लिया। तो इस प्रकार एक 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 करके पूरे जो भारत के जो राजस्थान में पड़ते थे उन पर एक एक करके कब्जा करते चले गए, और दिल्ली सल्तनत का स्थापना की। फिर जालौर पर 1311 ईस्वी में ये भी कमालुद्दीन गुर्ग ने किया था, और अभियान किसके विरुद्ध लड़ा गया था, जालौर राजस्थान में है, और 1311 में हमला हुआ था। और यहाँ का राजा कौन था, कन्नड़ देव था यहाँ का राजा राजस्थान का, तो उसको भी कहीं ना कहीं इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, और वहां पर भी इन्होंने अपना अधिकार कर लिया। तो कितने हो गए, मालवा हो गया, देवगिरी का हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, सिवाना हो गया, जालौर हो गया, 5 तो यही हो गए। फिर अब इधर समझते हैं, रणथंभौर पर भी किया इसने 1301 ईस्वी में। यहाँ का उस समय भारतीय शासक था हमीर देव, इसको भी युद्ध में हरा दिया और इसको भी अपने कब्जे में ले लिया। तो ये भी राजस्थान में था रणथंभौर। जो रणथंभौर का हमीर देव था, उसके साथ लड़ाई यानी कि युद्ध किसने किया था, तो वो उल्लुक खान और नुसरत खान थे, दोनों ने मिलकर इस पर चढ़ाई की थी और इसको अपने कब्जे में लिया था। फिर सबसे पहला आक्रमण किया था इन्होंने गुजरात पर, वो 1298 ईस्वी में किया था, जब इनकी सत्ता की शुरुआत हुई थी दिल्ली सल्तनत वालों की। तो यहाँ पर गुजरात में किया। नुसरत खान ने लड़ाई लड़ी किसके विरुद्ध, जो करण देव बघेला वंश के थे। यहाँ गुजरात में करण देव बघेला नाम का जो शासक था उसके विरुद्ध इसने लड़ाई लड़ी। तो इस प्रकार एक एक करके जितने भी रजवाड़े थे इन्होंने अपने अधीन कर लिए। फिर आया काकतीय वंश। मैंने होयसल काकतीय वंश के बारे में पहली वीडियो में बताया, जो कि दक्षिण भारत में थे। उनके साथ भी इनकी अलाउद्दीन की युद्ध हुआ था। तो काकतीय वंश 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन ने इसको भी हरा दिया था, और काकतीय वंश को जो दक्षिण भारत में थे उसको भी अपने अधीन कर लिया। इस प्रकार से इन्होंने एक एक करके सभी शासकों को अपने में मिला लिया, और भारतीय शासकों का यहाँ सत्ता समाप्त होती चली गई और दिल्ली सल्तनत में इनका राज होता चला गया। कुछ और गुलाम वंश के जैसे रजिया सुल्तान के बारे में समझते हैं। इनके दरबार में कई सैन्य अभियान भी चले थे। वो जो मैंने थोड़ी देर दूसरी वीडियो में बताया था, मैंने गलती से इल्तुतमिश की जगह अलाउद्दीन खिलजी बोल दिया था, उसके लिए सॉरी। वहाँ अलाउद्दीन खिलजी थे जो सैन्य अभियान 13वीं शताब्दी में चलाया गया था। और यहाँ पर हम जो समझेंगे ये सैन्य अभियान चलाया जाएगा इल्तुतमिश के द्वारा। उसने कहाँ कहाँ पर युद्ध किए, कैसे किए, उनके बारे में यहाँ पर समझते हैं। तो आइए जानते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, गुलाम वंश के और भी कई गुलाम राजा हुए हैं जिनका नाम था, जैसे कि रजिया सुल्तान थी। ये एक लड़की थी, इल्तुतमिश की पुत्री थी ये इल्तुतमिश की। इसके 2 भाई भी थे जो अयोग्य थे। वो पहले मंदिरा कहते थे, ये सूरा कहते थे, उनको पी करके ऐसे ही पड़े रहते थे, वो काम धाम नहीं करते थे। तो ये एक योग्य शासक थी। तो इसके पिता इल्तुतमिश ने इसी को शासक बना दिया था, क्योंकि वो अयोग्य थे, वो कोई काम धाम नहीं करते थे। तो इसकी पुत्री को सुल्तान बना दिया गया। तो कहीं ना कहीं जनता के सहयोग से इसकी पुत्री दिल्ली सल्तनत पर शासक बन गई और शासक रही। लेकिन कुछ तुर्कों के कारण, वो महिला होने के कारण उसको कुछ भी नहीं समझते थे, और एक दिन क्या हुआ, उसको बठिंडा के पास कैद कर लिया गया एक किले में। और वो कैद किसने किया था, मलिक अख्तियार उद दीन
अतुलिया ने इसे गिरफ्तार कर लिया था और वहां पर कैद कर लिया गया था। लेकिन इसकी कहीं ना कहीं मकबरे की बात हरियाणा के कैथल में है। इसका रजिया सुल्तान का मकबरा है जो बना हुआ है। कभी मैं वहां जाऊंगी तो आप लोगों को लाइव दिखाऊंगी मैं उसको। तो आगे यहाँ समझते हैं। महिला होने के कारण भी कहीं ना कहीं उसे इन कष्टों का सामना करना पड़ा और उसके जो पति थे रजिया सुल्तान के, उसका नाम जमालुद्दीन याकूत था और उसने रजिया सुल्तान ने उसको अमीर आखूर की उपाधि दे रखी थी, यानी कि एक पद दे रखा था उसने। लेकिन वो कहीं ना कहीं उससे प्रेम भी करती थी। इसी के कारण ये तुर्क जो व्यक्ति थे उनको पसंद नहीं था, तो इसलिए भी उसको शासक से हटा दिया गया था। आगे और कुछ समझते हैं। गुलाम वंश का अगला शासक कौन सा था? नसरुद्दीन महमूद, जिसने 1246 से 1266 ईस्वी तक शासन किया और ये इल्तुतमिश का पोता था ये उसका। और ये 10 जून 1246 ईस्वी को शासक बना था। और जो बलबन था, बलबन भी एक दास था गुलाम वंश का, जो ये बलबन है उसको इसने अमीर हजीब या नयाब यानी प्रधानमंत्री की उपाधि इसको दे रखी थी। किसने दी थी? नासरुद्दीन महमूद ने बलबन को। मृत्यु प्राप्त हो जाता है तो इसके बाद आता है ग्यासुद्दीन बलबन। ग्यासुद्दीन बलबन ने 1266 ईस्वी से 1286 ईस्वी तक शासन किया था और ये भी इलबारी जाति का तुर्क था, यानी इसकी जाति तुर्क थी, इलबारी जाति थी इसकी। तुर्कों में एक जाति होती है तो इसको भी एक पद दिया गया था। सुल्तान ने इसको, यानी कि बलबन को, जो बलबन था वो इलबारी जाति का तुर्क था और सुल्तान ने इसे उल्लुग खां की उपाधि दे दी गई थी उस समय में। इसके बाद बात करते हैं हम। इल्तुतमिश ने कई प्रकार के सैन्य अभियान चलाए थे। वो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। वो अभियान अलाउद्दीन खिलजी के थे, लेकिन ये वो 13वीं शताब्दी के जो रणथंभौर पर, मालवा पर चढ़ाई की थी वो तो थे 13वीं शताब्दी में, लेकिन ये 12वीं शताब्दी में है इल्तुतमिश का अभियान। वो थे अलाउद्दीन खिलजी के अभियान। तो अब यह इल्तुतमिश अभियान के बारे में समझते हैं। इल्तुतमिश ने तराइन युद्ध किया जो 1215 ईस्वी में किया। ये युद्ध यालदोज में हुआ था। कहाँ पर? यालदोज में। फिर इसने एक और युद्ध लड़ा। पता नहीं इनका काम ऐसे ही था, युद्ध ही करते रहते थे और जैसे इनका कोई काम ही नहीं था। कभी एक राजा पे, फिर दूसरे राजा पे, फिर तीसरे राजा पे, इस तरह। खास तौर पे ये इधर से आते तो सबसे पहला इनका टारगेट राजस्थान के शहर ही रहते थे, कुछ पंजाब के शहर रहते थे। तो इस प्रकार से इसी साइड से तो ये आते हैं। तो आगे समझते हैं। फिर इसने किया कुबाचा पर अधिकार 1217 में पहला, फिर दोबारा फिर से इसने इस पर ये चढ़ाई कर दी और वो 1228 ईस्वी में कर दी थी। फिर दोबारा से फिर इसने 1226 में यहाँ राजस्थान के में रणथंभौर पर कर दी। जैत्र सिंह के खिलाफ युद्ध हुआ था ये 1227 में। फिर ग्वालियर पर भी इसने किया। 1231 ईस्वी में मंगल देव था वहां का शासक, उसके खिलाफ युद्ध किया इसने और उसको अपने अधीन ले लिया। फिर बामियान पर 1232 ईस्वी आते आते इनकी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि ये बहुत बीमार पड़ गए थे और बीमारी के कारण रास्ते में ही जाते जाते इनकी मृत्यु हो गई थी।